आज हम बात करेंगे कि संपत्ति किस तरह के किन तरीक़ों से अर्जित की जा सकती है, यानी संपत्ति अर्जन के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। वेरियस मेथड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति अर्जन की चार प्रमुख रीतियां हैं। पहला तो कब्जे के द्वारा यानी बाय पोजेशन, दूसरा चिरभोगाधिकार द्वारा बाय प्रेस्क्रिप्शन, करार द्वारा बाय एग्रीमेंट, और चौथा वसीयत द्वारा बाय इनहेरिटेंस। जीवित व्यक्तियों के मध्य जो होता है कब्जा हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले क्या होता है। तो जीवित व्यक्तियों के मध्य संपत्ति का अर्जन कब्जे के द्वारा, चिरभोगाधिकार के द्वारा और करार के द्वारा संभव हो सकता है, जबकि विरासत के अंतर्गत संपत्ति वसीयती उत्तराधिकार या निर्वसी उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो जीवित व्यक्तियों के बीच जो कब्जे अर्जन की रीति होगी कब्जा, चिरभोगाधिकार और तीसरा है करार के द्वारा, और जबकि विरासत इनहेरिटेंस के द्वारा जो संपत्ति को अर्जन किया जाता है उसकी रीति है सांपत्तिक यानी वसीयती उत्तराधिकार या निर्वसीयती उत्तराधिकार। सबसे पहले देखते हैं कब्जे के द्वारा किस प्रकार संपत्ति का अर्जन किया जाता है। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय पोजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि कब्जा जो है स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, यानी किसी वस्तु पर, किसी संपत्ति पर जिस व्यक्ति का कब्जा होता है प्रथम दृष्टया कानून यही मानता है, कानून की यही मान्यता होती है कि वही व्यक्ति उस संपत्ति का, उस वस्तु का स्वामी है। इसे दूसरे शब्दों में कहें, किसी भौतिक पदार्थ पर कब्जा होने से उस पर स्वामित्व का हक उत्पन्न हो जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु पर कब्जा कर लेता है जो किसी भी व्यक्ति की संपत्ति न हो, जैसे सड़क पे चलते हुए उसे कोई वस्तु मिल जाती है, वो उस पर कब्जा कर लेता है, तो जो व्यक्ति उस पर कब्जा करता है, जो व्यक्ति उसे उठाता है, अपने कब्जे में लेता है, वही व्यक्ति उस वस्तु का स्वामी माना जाएगा, अर्थात उसे उस वस्तु का स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा। जैसे आकाश में अगर कोई पक्षी विचरण कर रहा है तो उसका स्वामी वो व्यक्ति होगा जिसने सबसे पहले उसे अपने कब्जे में लिया है। इसी प्रकार अगर समुद्र में कोई मछली पकड़ता है तो जो सबसे पहले उन मछलियों को अपने जाल में पकड़ता है वो व्यक्ति उन मछलियों का स्वामित्व होगा, वो स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा। यदि कब्जा दोषपूर्ण भी है, यानी यदि कब्जे में ली गई वस्तु किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति है, तो कब्जे का हक उसके वास्तविक स्वामी को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्ण रूप से कब्जाधारी को होगा। यानी यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति पर कब्जा करता है जो किसी अन्य व्यक्ति की है, अन्य व्यक्ति का उस पर स्वामित्व है, तो केवल जो वास्तविक स्वामी है वो ही उस कब्जाधारी से अच्छा अधिकार रखता है उस वस्तु के स्वामित्व का। अन्य कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि ये तीसरे व्यक्ति की वस्तु है, तो उस कब्जाधारी के बजाय मैं उस वस्तु पर अपना हक, अपना स्वामित्व अधिक रखता हूँ। इसलिए सामान्य ने कहा है कि किसी वस्तु का स्वामी एक व्यक्ति होता है तथा दूसरा उस व्यक्ति उस पर कब्जा रखता है, तो वास्तव में ऐसी वस्तु के दो स्वामी होते हैं। पहले व्यक्ति का स्वामित्व तो आत्यंतिक और पूर्ण होता है, कंप्लीट और एब्सोल्यूट होता है, जबकि दूसरे व्यक्ति का स्वामित्व जो होता है वो अपूर्ण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति वस्तु पर कब्जा रखता है, चाहे वह कब्जा उसने अवैध तरीके से ही प्राप्त क्यों न किया हो, उसे कब्जा संबंधी स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति उस कब्जाधारी वस्तु को उसके कब्जाकृत वस्तु से दोषपूर्ण ढंग से वंचित कर देता है, तो ऐसा स्वामी उस वस्तु को उस व्यक्ति से वापस ले सकता है, बशर्ते कि वह वस्तु उस व्यक्ति के वास्तविक स्वामित्व में ना हो। यानी
यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर दोषपूर्ण कब्जा रखता है तो वास्तविक स्वामी के अतिरिक्त या कोई भी व्यक्ति उस दोषपूर्ण कब्जाधारी को अगर उस संपत्ति के कब्जे से हटाता है तो वह कब्जाधारी व्यक्ति न्यायालय में यह वाद दायर कर सकता है कि वह उस कब्जाधारी वस्तु का स्वामी है और वह उस वस्तु को वापस ले सकता है, केवल वास्तविक स्वामी के विरुद्ध वो ऐसा नहीं कर सकता। अब दूसरा है चिरभोगाधिकार बाय प्रेस्क्रिप्शन। कालावधि यानी कुछ निश्चित समय बीत जाने के परिणाम स्वरूप जिन अधिकारों का सृजन होता है या विनाश होता है उन्हें चिरभोगाधिकार कहते हैं। यानी कोई निश्चित कालावधि बीत जाने के पश्चात किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त हो जाता है तो यह कहा जाता है कि उसे चिरभोगाधिकार प्राप्त हो गया है। और कोई निश्चित कालावधि बीत जाने के पश्चात यदि किसी व्यक्ति को किसी अधिकार का विनाश हो जाता है, किसी व्यक्ति के अधिकार का, या उससे छिन जाता है वो अधिकार, तो इससे जिस व्यक्ति के पक्ष में अधिकार उत्पन्न होता है उसे चिरभोगाधिकार कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चयात्मक या अर्जनशील यानी पॉजिटिव, और दूसरा नकारात्मक या निर्वापक यानी नेगेटिव। तो यदि कालावधि बीत जाने के पश्चात अधिकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे निश्चयात्मक या अर्जनशील चिरभोगाधिकार कहते हैं। जैसे किसी मार्ग का 20 वर्ष तक निरंतर उपयोग करने रहने पर, बाधा रहित निरंतर उपयोग करते रहने के परिणाम स्वरूप उस मार्ग पर चिरभोगाधिकार प्राप्त हो जाता है। परंतु यदि कालावधि की समाप्ति पर किसी अधिकार का नाश हो जाता है तो इसे नकारात्मक या निर्वापक चिरभोगाधिकार कहते हैं। जैसे ऋण के लिए निर्धारित अवधि के भीतर दावा न करने से लेनदार के दावे का अधिकार नष्ट हो जाता है और देनदार को ऋण की रकम का चिरभोगाधिकार प्राप्त हो जाता है। तीसरा जो तरीका है संपत्ति अर्जन का वो है करार के द्वारा, बाय एग्रीमेंट। संपत्ति को करार के द्वारा भी अर्जित किया जा सकता है। करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है और इसमें 4 बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहला तो 2 या 2 से अधिक पक्षकार होना चाहिए। दूसरा, उन पक्षकारों की इच्छाओं की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। तीसरा है कि पक्षकारों को आपस में करार की सूचना होनी चाहिए। और चौथा है पक्षकारों के बीच विधिक संबंध स्थापित करने का या किए जाने का आशय स्पष्ट होना चाहिए। तो सांपत्तिक जो सरबंधक सांपत्तिक अधिकार के रूप में करार के 2 प्रकार हो सकते हैं, समनुदेशन असाइनमेंट और दूसरा अनुदान यानी ग्रांट। समनुदेशन के अंतर्गत एक स्वामी के वर्तमान अधिकार को दूसरे स्वामी में अंतरित कर दिया जाता है। एक स्वामी जो है उसका जो वर्तमान में अधिकार है उसको दूसरे में अंतरित कर दिया जाता है। जैसे पट्टे का समनुदेशन, किसी वस्तु का क्रय, और अनुदान के द्वारा अनुदाता के वर्तमान अधिकारों पर विलंगम के रूप में नए अधिकार सर्जित किए जाते हैं। जैसे भूमि के पट्टे के अनुदान से एक नया अधिकार उत्पन्न होता है। अब करार भी 2 तरीके के हो सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक करार लिखित होते हैं और इनका रजिस्ट्रेशन और अनुप्रमाणन करना आवश्यक होता है। अनौपचारिक करार मौखिक होते हैं। करार संबंधी एक प्रमुख नियम यह है कि कोई व्यक्ति केवल स्वयं के हक का अंतरण कर सकता है, उससे अधिक का नहीं। यानी किसी व्यक्ति को जितना अधिकार प्राप्त है वो व्यक्ति उतनी सीमा तक ही करार कर सकता है किसी हक के संबंध में, उससे अधिक नहीं। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य है कि व्यक्तियों के हित को विधिक संरक्षण प्रदान किया जाए। इस सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे यदि न्यासी द्वारा न्यास की संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को बेची जाती है जिससे ये जानकारी ना हो कि वह न्यास की संपत्ति है तथा वह उस संपत्ति का उचित मूल्य चुका देता है, तो ऐसी दशा में उस सद्भावित क्रेता को इस संपत्ति पर न्यासी के हक से बेहतर हक प्राप्त होगा।
दूसरा एक अपवाद देखें तो जब किसी वस्तु पर कब्जा एक ऐसा व्यक्ति रखता है, कब्जा एक व्यक्ति के पास है और उसका स्वामित्व किसी दूसरे व्यक्ति में निहित होता है, तो ऐसी दशा में यदि कब्जाधारक व्यक्ति वह वस्तु किसी तीसरे व्यक्ति को इस जानकारी के साथ अंतरित कर देता है कि उस वस्तु पर स्वामित्व का हक भी उस कब्जाधारी का ही है, तो कब्जाधारक के कथन पर सद्भावपूर्ण विश्वास रखते हुए उस वस्तु को लेने वाले व्यक्ति का हक अंतरणकर्ता के हक से बेहतर होगा। चौथा जो तरीका है संपत्ति को एक्वायर करने का, एक्विजिशन करने का, वो है विरासत, बाय इनहेरिटेंस। सांपत्तिक अधिकार जो होते हैं वो विरासत से भी प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए संपत्ति अर्जित करने के विभिन्न साधनों में, विभिन्न प्रकारों में विरासत भी एक प्रकार है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी उसके कुछ अधिकारों का अस्तित्व बना रहता है तथा ये अधिकार मृतक के उत्तराधिकारियों को प्रवर्तित हो जाते हैं। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं गैर वसीयती अधिकार कहलाते हैं, और ऐसे अधिकार जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को अंतरित हो जाते हैं या उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होते हैं विरासती यानी वसीयती अधिकार कहलाते हैं। व्यक्ति के जो सांपत्तिक अधिकार होते हैं ज़्यादातर विरासती अधिकार होते हैं और उसके व्यक्तिगत अधिकार जो होते हैं ज़्यादातर गैर विरासती होते हैं। परंतु इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं, जैसे मुकदमे के दोनों पक्ष के पक्षकारों की मृत्यु हो जाने के बाद भी न्यायिक कार्यवाही का अधिकार उनके प्रतिनिधियों को, विधिक प्रतिनिधियों को बना रहता है, उनमें निहित रहता है। तो इस प्रकार संपत्ति के अर्जन के 4 प्रमुख तरीके हैं। कब्जे के द्वारा बाय पोजीशन, चिरभोगाधिकार द्वारा बाय प्रेस्क्रिप्शन, करार के द्वारा बाय एग्रीमेंट, और चौथा है विरासत द्वारा बाय इनहेरिटेंस। तो जीवित व्यक्तियों के मध्य संपत्ति का अर्जन कब्जे के द्वारा, चिरभोगाधिकार के द्वारा और करार के द्वारा किया जा सकता है, जबकि विरासत के अंतर्गत संपत्ति जो होती है वो वसीयती उत्तराधिकार या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।